हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू रिस्ट एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आप लोग को, और मैंने कल की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, यूरोपियों का आगमन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था कल। तो कल हमारा पार्ट 1 था, आज हमारा पार्ट 2 है गाइस। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए गाइज, जो मेरे क्लास में न्यू है और जिसने कल की क्लास नहीं देखी हो, तो वो पहले आप लोग कल की क्लासेस देख लो, उसके बाद फिर इसे देखना, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि कल मैं इसका बैकग्राउंड बताई थी कि कैसे कैसे क्या हुआ था। उसके बाद आज मैं आपको पुर्तगीज़ का पढ़ाऊँगी। ठीक है, कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ था, जिसमें से मैं आप लोग को थोड़ा बता भी चुकी थी कि वास्को डी गामा एंड कोलंबस यहाँ पे आए थे। ठीक है गाइज, तो आप लोग कल की क्लास देख लेना। तब तक इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले, और शेयर कर देना। तो हम चलते हैं। देखिए गाइज, तो सबसे पहले कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कल जो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए तीसरी शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य था, 3rd सेंचुरी में जो रोमन साम्राज्य था वो 2 पार्ट्स में विभाजित हो चुका था। ठीक है, एक था ईस्ट यूरोप और एक था वेस्ट यूरोप। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैसे हुआ था। तो देखिए, एक साइड में जो था वो था वेस्ट यूरोप, ठीक है, और एक साइड में था ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप। ठीक है गाइस, तो इसकी जो कैपिटल थी, जो ईस्ट यूरोप की कैपिटल थी वो थी रोम। ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी वो रोम थी, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी कुस्तुनतुनिया। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जो वेस्ट यूरोप था यहाँ पे 477 ईस्वी में जर्मन का आक्रमण होना था। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 1453 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था, मीन्स तुर्क का आक्रमण हुआ था। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट यूरोप था ये अरबों के अंडर में आ गया था, है ना। और इसमें अरब का मतलब अरबों के अधिकार में आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के मीन्स यहाँ पे भारत के साथ जो व्यापार होता था, उसके जो जितने भी मतलब स्थल से जो रास्ते थे, ठीक है, स्थल के द्वारा वो सारे क्लोज हो चुके थे। मैं आप लोगों को मैप में दिखाई थी गाइस। ठीक है, तो एक बार और हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी इजी हो। सॉरी, ये नहीं है। देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो तुर्क का इलाका है, ठीक है, इसने मध्य एशिया और ईस्ट यूरोप पे कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इसका जो स्थल का मार्ग है, भारत के साथ जो व्यापार होता था, तो वो क्या हो गया, वो क्लोज़ हो गया। तो अब ये लोग क्या करने लगे, ये लोग समुद्र के रास्ते से नई नई खोज में निकल गए। ठीक है गाइस, इतना तो समझ में आया। देखिए, और अब जब यहाँ पे अरब का कब्ज़ा हो गया, तो यहाँ के जितने भी दार्शनिक थे, ठीक है गाइस, यहाँ के जितने भी विद्वान थे, वो सब यहाँ इस इलाके के छोड़कर कहाँ पे आने लगे, वेस्ट यूरोप मीन्स रोम मीन्स इटली आने लगे। ठीक है, तो जब सभी दार्शनिक यहाँ पे आने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रेनाइसा पुनर्जागरण का काल स्टार्ट हुआ। ठीक है गाइस, मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में अच्छे से समझाया था। पुनर्जागरण और प्रबोधन काल स्टार्ट हुआ, और इसके बाद लोग नए नए मतलब समुद्र के रास्ते से व्यापार करने के लिए नए नए मार्गों की तलाश करने लगे। और उसी के बीच सबसे मतलब इसमें सबसे पहला कौन था, तो एक स्पेन और एक पुर्तगाल का जो नाविक था वो था ये वास्को डी गामा, और जो स्पेन का नाविक था वो था कोलंबस। तो कल ही हमने बात किया था गाइस। ठीक है, जो वास्को डी गामा था उसने सबसे पहले क्या किया कि वो पुर्तगाल का नाविक था, वो यहाँ से होता हुआ कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ आकर के भारत के कालीकट में पहुँचा था। ठीक है, और इसके अपोजिट ये स्पेन रहा। स्पेन से जो कोलंबस था वो रास्ता भटकता हुआ डायरेक्ट कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। तो उसने अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आई होगी।
तो अब हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक एक पुर्तगाली नाविक कहाँ से, उत्माशा अंतरीप ये हिंदी में गाइस इसे वही है कैप ऑफ गुड होप, उसी को उत्माशा अंतरीप भी कहते हैं, का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, कौन था व्यापारी का नाम याद रखिएगा गाइस, अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा था। अभी मैंने आप लोगों को मैप में बताया तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जहां कालीकट के हिंदू शासक जिसकी उपाधि क्या थी, जमोरिन, ने उसका स्वागत किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ आप लोग याद रखना। एक तो ये कल ही आप लोग को याद हो गया होगा कि वास्को डिगामा कब आया था, 1498 में। कब, कहाँ से, उत्माशा अंतरीप से गाइस। ठीक है, मतलब कैप ऑफ गुड होप से। और उसकी सहायता किसने की थी, तो एक गुजराती व्यापारी कौन था, वो था अब्दुल मजीद। और उसका जो स्वागत किया था कालीकट में, कालीकट का शासक कौन था, तो वहाँ का जो शासक था उसकी जो उपाधि थी वो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना गाइस। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वास्को डिगामा कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के लिए बोलता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे अरबी व्यापारी जो होते हैं, ठीक है गाइस, वो उसका विरोध करते हैं। इस विरोध का कारण क्या होता है, सिर्फ उन लोगों का आर्थिक हित होता है। कैसे, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो अगर पुर्तगीज़ वो लोग क्या सोचते हैं अरब व्यापारी कि अगर पुर्तगीज़ भी यहाँ पे आकर के व्यापार करने लगेंगे तो जो अरब लोग पहले से वहाँ पे व्यापार कर रहे थे उन लोगों का जो फ़ायदा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए कि जो वास्को डिगामा होता है, ठीक है, वो कुछ मसालों को लेकर के वापस लौटता है। ठीक है, और ये जो मसाला लेकर के लौटता है उसका जो परिणाम होता है, ठीक है, वो वहाँ पे उसे बेचता है। तो उसको जो यात्रा के दौरान, मतलब यात्रा की जो कीमत थी, मतलब पूरी यात्रा करने में उसको जितना भी खर्च आया था, ठीक है गाइस, उसके 60 गुना ज़्यादा दामों पर बिका था। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद तो और सारे व्यापारी यहाँ पे आएंगे ये व्यापार करने के लिए, ठीक है, लालच में। तो उसी के बाद क्या होता है कि इस फ़ायदे को देख कर के एक कंपनी खुलती है गाइस। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम था इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। इसको याद रखना गाइस। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या था, इस्तादो द इंडिया। और वहाँ का जो राजा था पोप अलेक्जेंडर 6, कौन था, यहाँ लिख देती हूँ, अलेक्जेंडर 6। ठीक है, वहाँ का जो राजा था अलेक्जेंडर 6, उसी के द्वारा 1453 ईस्वी में ही सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया। क्यों दिया गया गाइस, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि जो वास्को डिगामा आया था उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी फ़ायदे को देखते हुए जो वहाँ का पोप था, वहाँ का राजा था अलेक्जेंडर 6, उसने सामुद्रिक व्यापार के लिए उसे आज्ञा पत्र दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1500 ईस्वी में, ठीक है, उसके ठीक 2 साल बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाज़ी बेड़े फिर से भारत आए। ठीक है, और वास्को डिगामा जो था वो एक बार, देखिए सबसे पहली बार तो वास्को डिगामा कब भारत आया था, 1498 ईस्वी में, और दूसरी बार जो था वो 1502 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ याद रखना। एक तो सबसे पहले वो 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है, और सेकेंड बार में वो 1502 ईस्वी में आया था भारत। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और इसी के साथ भारत में क्या हुआ कि पुर्तगालियों का निरंतर आगमन प्रारंभ हो गया। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो कालीकट में बनी थी। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कालीकट में की थी। और बाद में क्या हुआ कि जमोरिन जो था, जिसने उसका स्वागत किया था, उसने इसे बंद करवा दिया था कुछ रीजन्स की वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं कि 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के आसपास अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। ठीक है, देखिए एक तो फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ बनाई थी, कालीकट में, और उसके बाद कोचीन के पास अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, तथा उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई है गाइस, तो उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना कि उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाई थी वो कालीकट में बनाई थी और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई थी।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री वो कालीकट में बनाई थी गाइस, ठीक है, कालीकट में। और जो दूसरी फैक्ट्री थी वो कन्नूर में बनाई थी, ठीक है। और कोचीन के आसपास बहुत सारे व्यापारिक कोठियों की स्थापना भी करी थी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को आई होप समझ में आ जाना चाहिए। तो हम अगला स्लाइड देखते हैं। देखिएगा, ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल अच्छी तरह से राइट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारा आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं पुर्तगीज वाइसराय के बारे में। सबसे पहला वाइसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया था ये? 1505 से 1509 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहला पुर्तगाली वाइसराय था। इसको याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भारत में पहला पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया और उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है, ठीक है। देखिए गाइस, मैं आपको समझाती हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसे किसने चलाया था? इसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाया था, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्या होता था ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर कर कि इसके तहत क्या हुआ कि अल्मीडा का पूरे इंडियन ओशियन पे अधिकार हो गया। कैसे? क्योंकि इसके बाद क्या होता था, एक कार्टेज सिस्टम होता था, ठीक है। मतलब कार्टेज सिस्टम मीन्स एक पास होता था, जिसे कोई भी अगर कोई इंडियन ओशियन में प्रवेश करता था, एंट्री करता था, तो उसे पासेज लेने होते थे कई, ठीक है। क्या लेने होते थे? पासेज लेने होते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरी इंडियन ओशियन पे किसका अधिकार हो गया? तो अल्मीडा का अधिकार हो गया। तो ये क्या था? ये था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। 1508 ईस्वी में हुआ चोल के युद्ध में। देखिए, क्या हुआ था? चोल का युद्ध। गुजरात के शासक से परास्त हुआ था। कौन? अल्मीडा। किंतु 1509 ईस्वी में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था, ठीक है। ये मतलब पराजित भी हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। देखिए, 1508 ईस्वी में ये इंपॉर्टेंट है कि चोल का युद्ध कब हुआ था और किसके साथ हुआ था। देखिए, तो 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था? तो ये गुजरात के शासक और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ हुआ था, ठीक है। इन दोनों के बीच में होता, जिसमें किसकी पराजय हुई थी? जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार गया था, परंतु वह आगे जीता था। किससे जीता था? तो 1509 इसमें उसने मिस्र के शासक महमूद बेगड़ा और तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को भी पराजित किया था, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। तो अगला देखिए कि अगला वाइसराय कौन था। तो नेक्स्ट वाइसराय जो आता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। वो कब आता है? तो वो 1509 से 1515 ईस्वी में आता है। ये सेकेंड वाइसराय था, इसको याद रखना, ठीक है। पहला कौन था? पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और सेकेंड था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अब इस चीज़ को आप लोग याद रखना गाइस कि ये जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था, इसने अल्मीडा की जो ब्लू वाटर की पॉलिसी थी इसे बंद करवा दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस का भी पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाने वाला वाइसराय कौन था? तो वो था अल्बुकर्क, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किसने किया था? तो वो कौन था? वो अल्मीडा था। इसको आप लोग याद रखना। देखिए, अगला क्या है कि 1510 ईस्वी में जो अल्बुकर्क था उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि गोवा को कब छीना था और किसने छीना था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था, अगर नॉर्मल पूछा जाए तो कौन था? वो था अल्मीडा, ठीक है। और पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, तो वो कौन था? वो था अल्बुकर्क। ये चीज़ याद रखना गाइस, अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो वो था अल्बुकर्क। और इसी ने अल्बुकर्क ने कब? 1510 ईस्वी में मतलब गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। कब? 1510 ईस्वी में। और वहाँ का शासक कौन था गोवा का उस टाइम में? यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोग को अलग से राइट डाउन करके बता दे रही हूँ कि जो गोवा को कब छीना था 1510 ईस्वी में, किसने, अल्बुकर्क ने और यूसुफ आदिल शाह से उसे छीना था। और उसके बाद से ही जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक नींव पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इसे देखिए, इसका एक रीज़न भी होता है कि ये वास्तविक संस्थापक क्यों आखिर इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने गोवा को छीना था गाइस। ठीक है, और इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय, आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस कृष्णदेव राय के बारे में, जब मैं आप लोगों को कराऊंगी एंशिएंट हिस्ट्री में तो हम लोग करेंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे वो पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी। देखिए, पुर्तगालियों की जो कृष्णदेव राय से बहुत ज़्यादा बनती थी गाइस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इसने पुर्तगालियों कहाँ पे, भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दे दी थी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस चीज़ को याद रखना। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि वो यहाँ की स्त्रियों से शादी करे और यहीं पे आकर के वैसे मतलब उनके बच्चे हो और ये हो। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हुआ कि यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे अपने लोगों को। अगला वाइसराय हम लोग देखते हैं। तो अगला वाइसराय कौन है? एक नीनो डी कोना। ये कब आया था? 1529 से 1538 ईस्वी में। ठीक है, ये थर्ड वाइसराय था, ये चीज़ याद रखना गाइस। अल्बुकर्क के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण वाइसराय था। कब बना था ये? 1529 ईस्वी में। देखिए, इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ठीक है, देखिए, इससे पहले के जितने भी वाइसराय थे उस समय पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोचीन। लेकिन जो नीनो डी कोना था, इसने क्या किया? नीनो डी कोना ने इसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखना। ठीक है, नीनो डी कोना ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन और दीव को पर अधिकार कर लिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये तीनों वाइसराय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, इसने क्या किया कि इसने जब बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात की, उसको धोखे से मतलब उसकी हत्या कर दी और 1534 ईस्वी में बसीन पर अधिकार किया और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी पूछी जाती है ना। कभी कभी आप लोगों को मैच करने भी दे देगा और कभी कभी डायरेक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है कि बसीन की स्थापना मीन्स बसीन पर अधिकार कब किया था, दीव पर अधिकार कब किया, तो डेट वाइज ही आप लोग को याद रखना है। ठीक है गाइस, तो देखिए, हमने कौन कौन से, एक हमने 3 वाइसराय के बारे में पढ़ा, हम लोग एक बार रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने क्या किया था? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना गाइस। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा अल्फांसो डी अल्बुक्यूरी या अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने गोवा पर अधिकार किया था गाइस। कब? इसने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। गोवा पर अधिकार किया था कब? 1510 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ गाइस, है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा, और अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा नीनो डी कोना। जो थर्ड वाइसराय थे वो थे नीनो डी कोना। ठीक है गाइस, और इसने क्या किया? इसने बसीन और दीव दमन पर अधिकार किया। इसने बसीन पर अधिकार किया कब? 1534 में। बसीन पर अधिकार किया 1534 में और दीव पर अधिकार किया 1535 में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, 1535 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला स्लाइड हम देखते हैं। देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाली व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। अभी हमने पढ़ा गाइस। ठीक है, जो अल्बुकर्क था उसने जो अल्मीडा था उसने ब्लू वाटर की पॉलिसी चलाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि कार्टेज पद्धति लागू की। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कार्टेज पद्धति क्या थी, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। जो क्या था? एक प्रकार का लाइसेंस था, लाइसेंस कह सकते हो या उसे पास कह सकते हो। ठीक है, उसके तहत क्या होता था कि यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को
अपने जहाज़ को, ठीक है, किसी और देश में भेजना होता था, किसके थ्रू, तो इंडियन ओशियन के थ्रू, तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, कार्टेज अब पैसे दे करके लेना आवश्यक था, ठीक है। तो इसके बाद उसके लिए क्या होता था, एक शुल्क देना होता था गाइस, ठीक है, या टैक्स देना होता था, टैक्स बोल सकते हो। और इस पद्धति को किसने, अकबर ने भी स्वीकार किया था। इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पॉलिसी को जो अकबर था उसने समुद्र व्यापार के लिए स्वीकार किया था, उसने अपनाया था, ठीक है। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हॉर्मुज और एक हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी, इस चीज़ को याद रखना। और भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है, ठीक है। भारत का जो जापान के साथ व्यापार होता है उसका श्रेय किसे जाता है, उसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला देखिए कि पुर्तगालियों के आगमन से भारत में एक, देखिए तंबाकू, मैंने आप लोगों को पहले बताया है जिसने मेरे प्रीवियस क्लासेस देखी होगी कि तंबाकू भारत में कौन लेकर आए, तो वो पुर्तगाली लेकर आए थे। एक आलू हो गया, एक टमाटर हो गया, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस प्रिंटिंग प्रेस। कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी। और देखिए स्थापत्य कला में गौथिक कला का विकास हुआ था, जिसको याद रखना गाइस कि गौथिक कला का विकास हुआ था। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में, देखिए भारत में पुर्तगालियों का जो पतन हुआ उसके कारणों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक सबसे पहले क्या था, एक था धार्मिक असहिष्णुता, मीन्स वो लोग ज़बरदस्ती अपने धर्म में, मीन्स लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। एक भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट किया करते थे। एक वैवाहिक संबंध, जो अभी मैंने बताया कि जो अल्बुकर्क था वो अपने लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता था, ठीक है। तो ये सब जो कारण थे वो भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। और इसका विरोध भी मराठा मुगलों द्वारा किया गया था, है ना। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को होली से बचाया। देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग अच्छे से याद रखना कि देखिए शाहजहां ने पुर्तगालियों को कब भगाया था, तो 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। मतलब प्रीवियस से ही मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लेके आई हूँ, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसका जो विवाह था वो किससे हुआ था, ब्रिटिश राजकुमार जो ब्रिटेन का था, कौन, चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ। जिससे क्या हुआ कि भारत में बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया। अब ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, उन्हें बम्बई कैसे पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था, तो क्या हुआ था कि 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, है ना, उसका विवाह हुआ था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। और इसी के तहत कैथरीन को मतलब कि चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में बम्बई क्षेत्र मिला था। और इसी के बाद से मुंबई क्या हो गया, अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। और इससे पहले, अंग्रेज़ों से पहले मुंबई किसके हाथ में था, तो वो पुर्तगीज़ के हाथ में था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। जो चार्ल्स सेकंड था वो मुंबई को कितने पाउंड पर, 10 पाउंड में ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया, ठीक है। चीज़ को याद रखना। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों का नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया वो चीज़ आप लोग याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक तो कार्टेज पद्धति, इसको कार्टेज सिस्टम को याद रखना, ठीक है गाइज। और एक तो हो गया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या लाया, तो एक तंबाकू, आलू, टमाटर, ठीक है, जहाज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस, ओके। इसके बाद आप लोग ये याद रखना, ये जो स्लाइड, ये जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बम्बई क्षेत्र ब्रिटिश के अंडर में कैसा है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है गाइज। तो एक बार ये देख लेते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली थे उनके मेन स्टेट्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो देखिए क्या मेन स्टेट्स ऑफ पुर्तगीज़, मेन, तो देखिए एक था सूरत, अभी मैं आप लोगों को मैप में बताऊंगी, ठीक है। पुर्तगालियों का जो स्टेट था, एक था सूरत, एक दीव, अभी हमने बात किया दीव की, दीव पर अधिकार कब किया था, दीव पर अधिकार 1535 ईस्वी में किया गया था। और एक था गोवा, ठीक है, गोवा को कब अधिकार में लिया गया था, तो 1510 ईस्वी में लिया गया था। एक है कालीकट, ठीक है,
एक है कालीकट और एक है कोचीन। ठीक है गाइस, एक है कोचीन, एक है नागपट्टनम, एक है नागापट्टनम। देखिए ये सारा जो साइट्स है, ठीक है, ये जो स्टेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, एक है मसूलीपट्टनम, एक है हुगली। ठीक है, हुगली की स्थापना हुगली पर अधिकार हुआ था 1537 ईस्वी में। ठीक है, एक है चितगांव, एक चितगांव है। ठीक है, इस तो अब हम ये इन सबको मैप में भी देख लेते हैं, पुर्तगालियों का जो स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात किया, एक हमने बात किया सूरत। देखिए सूरत, ये रहा सूरत। और एक हमने बात किया दीव। दीव, ठीक है, दीव की स्थापना 1535 ईस्वी में की थी। और ये दीव हो गया। और एक हमने बात किया गोवा, गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। एक हमने बात किया कालीकट। देखिए गाइस, कालीकट ये रहा आपका कालीकट। ठीक है, एक कोची, ठीक है, कोची के बारे में भी हमने पढ़ा। एक नागपट्टनम, ठीक है, आप लोग मैप में देख सकते हो, एक नागपट्टनम, एक मसूलीपट्टनम। देखिए ये रहा आपका मसूलीपट्टनम। और एक हुगली और एक चित्तगांव। ठीक है, तो ये है पुर्तगीज साइट्स। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि साइट से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन पुर्तगीज़ के कौन कौन से राज्य में। एक तो पूछ लिया कि सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, या तो व्यापारी कोठी कहाँ पे स्थापित की थी, और कहाँ कहाँ पे पुर्तगालियों के राज्य थे। तो इन सबको आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, मैप के ज़रिए याद रखोगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था गाइस। कल हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे, डच कंपनी जो भारत में आई थी। ठीक है, कल हम डच एंड ब्रिटिश का कुछ जितना हो सके उतना देख लेंगे, और उसके बाद उसके अगले क्लास में फ्रांसीस का देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी मेरे साथ बने रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आगे। ठीक है, आप लोगों को अगर प्रीवियस क्लास देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लेना मेरी प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।